बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने अपना लेक्चर पेज नंबर 31 चैप्टर नंबर 13 पे एंड किया था। आज हम चैप्टर नंबर 13 के पेज 32 से अपना लेक्चर जो है वो उसका आगाज़ करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फ्लेम टेस्ट, जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने शो भी हो रहा है। फ्लेम टेस्ट जो है ये एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है जिससे कि हम अपने सैम्पल में किसी भी मेटल को बाआसानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट की बुनियाद जो है वो ये है कि जो भी मेटल्स हैं उनके जो क्लोराइड्स होते हैं, मेटल के क्लोराइड्स कैसे बनते हैं। मेटल्स जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट्स बनाती हैं। उन सॉल्ट्स को हम मेटल क्लोराइड्स कहते हैं। मेटल क्लोराइड्स को जब फ्लेम पे रख के बर्न किया जाता है तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर उस फ्लेम का हमें नज़र आता है और उस कैरेक्टरिस्टिक कलर से हम ये जज कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कौन सी मेटल थी। तो अभी इस सेक्शन में हम फ्लेम टेस्ट का जो है वो मेथड पढ़ेंगे कि फ्लेम टेस्ट हम कर कैसे सकते हैं। देन आपको हम ये दिखाएंगे कि जो है वो डिफरेंट मेटल्स जो है वो कौन कौन सा कलर शो करती हैं। तो अभी हम इसकी जो है वो फ़िज़िकल डिटेल्स पे चलते हैं कि हम कैसे जो है वो किसी भी फ्लेम टेस्ट को कैरी ऑन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है एक क्लीन प्लैटिनम और नाइक्रोम की वायर हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस प्लैटिनम की जो रॉड है या वायर है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसे बंसन जो फ्लेम है उसमें हम उसे हीट करते हैं ताकि अगर मेटल का कोई अपना जो कलर है यानी प्लैटिनम का या जो नाइक्रोम है उसका जो अपना करेक्टरिस्टिक कलर है वो उसका ख़त्म हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा जो सॉल्ट है हम उसको मॉइस्चन करते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और फिर हम उसी जो है वो वायर को उस सैंपल के अंदर डिप करते हैं और देन हम उसे फ्लेम पे रखते हैं और फिर हम जो है वो फ्लेम के कलर को जज करते हैं कि हमारे फ्लेम का कलर क्या है। अभी आपके सामने टेबल जो है वो शो हो रहा है। ये टेबल हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के फ्लेम के कलर को बता रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट के सामने उसका जो है आपको वो कलर दिखाया गया है। लिथियम के फ्लेम का कलर रेड होता है, सोडियम बर्न विद अ गोल्डन येलो फ्लेम, पोटेशियम बर्न विद लाइलेक और पिंक कलर फ्लेम, कैल्शियम बर्न विद ऑरेंज रेड फ्लेम, strontium burn with red flame, barium burn with pale green flame. So these are the characteristic colors of the flame. We have some other metals as well. Rubidium burn with reddish violet flame, cesium burn with blue flame, copper burn with blue green flame, and lead burn with grayish white flame. So these are the colors of the flame of metals. अगर हमारा फ्लेम का कलर इन कलर्स में फॉल कर रहा है तो फिर वो इनमें से कोई भी मेटल हो सकती है। लेकिन अगर फ्लेम कलर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये सारी मेटल्स तो नहीं होंगी, इनके अलावा कोई मेटल और हो सकती है। तो फिर उसके लिए और हमारे पास बहुत से टेस्ट हैं जो कि हम यूज़ करके, एनालिटिकल टूल्स हैं हमारे पास, तो हम अपनी मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मेटल्स हैं ये मतलब अपने करेक्टरिस्टिक कलर क्यों देती हैं। तो ये जो फ्लेम का कलर आता है ये किस वजह से आता है। ये इस वजह से आता है कि जब भी हम मेटल के सैंपल को फ्लेम के अंदर रखते हैं तो डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग मेटल विद हीट एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो मेटल के अंदर एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है और इन मेटल्स में जो है वो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस और वो बहुत इजीली एक्साइट हो जाते हैं टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स। जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाते हैं तो वहाँ पर वो एक्साइटेड होते हैं। वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में, अपनी ग्राउंड स्टेट में जब वापस आते हैं तो दे रिलीज़ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी और सम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी। और ये जो लाइट एनर्जी होती है अगर वो विजिबल रीजन में होगी तो हमें फ्लेम का कलर नज़र आएगा
और जिन मेटल्स के फ्लेम का कलर नज़र नहीं आता, दैट मीन्स उनकी जो लाइट एनर्जी है वो विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में फॉल नहीं कर रही, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, और उसमें से एक पर्टिकुलर रीजन होता है 400 नैनोमीटर से ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर तक का जो रीजन होता है उसे हम विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अगर कोई लाइट रेडिएशन इस रीजन में फॉल कर रही है तो वो विजिबल टू आवर आई होगी, और अगर वो इस रीजन से बिलो या इस रीजन से अबव जा रही है तो फिर वो हमें विजिबल नहीं होगी। तो ये दिस पैराग्राफ इज़ शोइंग द ओरिजिन ऑफ फ्लेम कलर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। हमें पता है हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। दीज आर गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम एंड बेरियम। और अब हम देखेंगे एज वी हैव स्टडीड इन द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट वी विल discuss the physical properties and their trend, then we will discuss the chemical properties along with their trend. So we will discuss first the physical properties, and the first physical property is the atomic radius, and we will discuss the trend of atomic radius in the group 2. Group 2 के elements में as we move from top to bottom in a group, तो जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि हमें पता है अबाउट द एटॉमिक साइज़ कि जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, और डेफिनेटली जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो एटम का रेडियस भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। आप इस बार ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे एलिमेंट बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम और बेरियम में हम मूव कर रहे हैं, जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी रीज़न मैंने आपको ये बता दी। इसकी रीज़न ये है कि साइज़ इंक्रीज़ होता है। और साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है? साइज़ इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल एज वी मूव वन बाय वन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। And the table 13.4 is showing almost all the physical properties. In this table we have seen the abundance, density, melting point, boiling point, atomic volume, etc. You are seeing all the properties here in this table. Next is the trend in the first ionization energy. We have already discussed in the trend of group first element what is ionization energy. Ionization energy is the minimum amount of energy which is required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom. तो ionization energy जो है as we move from top to bottom in a group, ionization energy डिक्रीज़ होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ इस वजह से होती है कि साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियर का पुलिंग इफ़ेक्ट है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जब वो डिक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान हो जाता है। दैट्स वाई वी नीड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove the electron. So as we move from top to bottom, ionization energy decreases, and the same thing has been represented in this bar graph in 13.28 figure. You can see that the ionization energy is going on in decrease as we move from top to bottom. The highest ionization energy is of beryllium and the lowest ionization energy is of barium. And next is electronegativity. As we have already studied that electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमें पता है कि हमारे पास पॉलिंग स्केल है, और इसमें जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वो फ्लोरीन है, और इसको वैल्यू असाइन की गई है 4.0। और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है सीजियम और फ्रेंसियम, विच आर द लास्ट मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। उसकी रीज़न है साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जो फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप मेंबर्स में सबसे ज़्यादा है। वैसे अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड की बात की जाए तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन इसमें बेरिलियम जो है इट शोज़ एन एनोमलस बिहेवियर, इट इज़ एन एनोमली ऑफ द सेकेंड ग्रुप।
beryllium is an anomaly of the second group, and it shows very different properties from the rest of the member of this group. So it has the highest melting as well as highest boiling point, but the trend of the boiling point and melting point is same. As we move from top to bottom, melting point, boiling point increases. Next is we will discuss the trend in the reactivity with water. वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, इसी तरह ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। लेकिन इसमें बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इवन आप उसे स्टीम की हद तक हीट कर दें, यानी वाटर को इतना हीट कर दें कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, तब भी जो है वो बेरिलियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। और नेक्स्ट जो है कोल्ड वाटर के साथ इसका बहुत स्लाइड सा रिएक्शन होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है वो जब कोल्ड वाटर के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं तो बहुत स्लाइड सा रिएक्शन देती है, एंड इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम एंड बेरियम। दीज आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2। ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और इसकी जो विगर है वो इंक्रीज़ होती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो रिएक्शन जो है वो विगरसली होगा, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने जनरल रिएक्शन आपको दिखाया है। एक्स रिप्रेजेंट एनी ऑफ द अबव मेटल, इट मे बी कैल्शियम, इट मे बी स्ट्रोनिशियम और इट मे बी बेरियम। जब भी ये तीनों मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, it will release some amount of heat energy, and with the formation of hydroxide, metal hydroxide and hydrogen gas. Next is the trend in the reactivity of hydroxides. Beryllium hydroxide is an amphoteric hydroxide, and because it reacts with both acids as well as alkalis. You can see both the reaction. Beryllium hydroxide, when react with the acid, it produces beryllium chloride and water, and when it reacts with an alkali, it produces berylite. Na2BeO2 is sodium berylite, and this type of compound is formed when beryllium hydroxide react with sodium hydroxide. If we talk about the solubility of hydroxide, as we move from top to bottom, solubility of hydroxide increases because the size of the cation increases. That's why the solubility increases as we move from top to bottom, and this fact has been depicted by the solubility product values of the hydroxides of group 2 elements, as they are given in this paragraph. You can see the solubility product of barium is highest among all the group members, and this is 5.4 into 10 raised to the power minus 2. Next is the reaction with oxygen and nitrogen. ऑक्सीजन के साथ जो है वो इसका रिएक्शन सबका दिया हुआ है। सबसे पहले सिंपल ऑक्साइड की फॉर्मेशन दिखाई गई है। कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह जो है वो प्रॉपर्टीज़ इसकी दी गई हैं ऑक्साइड्स की। दीज ऑक्साइड्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू देयर high crystal lattice energy obtained by packing doubly charged in a sodium chloride type of lattice. Beryllium oxide and magnesium oxide are quite insoluble in water, while calcium oxide, strontium oxide and barium oxide react with water to give soluble hydroxides. Next is given the peroxide preparation. peroxide कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं? जब हम नॉर्मल ऑक्साइड्स को, इन्हीं मेटल्स के नॉर्मल ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो पेरोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में उन्होंने बेरियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ और बेरियम पेरोक्साइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताई है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स ऑन हीटिंग इन एयर। जब हम इनको मेटल्स को एयर में हीट करते हैं तो चूँकि एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बना देते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट जो है वो इसकी सॉलिबिलिटी को डिस्कस किया गया है, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स की। हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है. सो अमंग द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज़ द लीस्ट सॉलेबल एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड इज़ द मोस्ट सॉलेबल. नेक्स्ट इज़ द सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट्स. जो सल्फेट्स होते हैं इन एलिमेंट्स के, वो बहुत कम सॉलेबल होते हैं. और अगर हम कार्बोनेट्स की सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोनेट्स जो हैं वो सॉलेबल होते हैं, वो वाटर के साथ एक्चुअली रिएक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूसेस बाइकार्बोनेट्स. नेक्स्ट इज़ द थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो हम इसमें थर्मल स्टेबिलिटी में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी कंपाउंड वो कितना हीट को रेजिस्ट कर सकता है, कितना हीट को विथस्टैंड कर सकता है विदाउट डिकम्पोजिंग. क्योंकि जब भी कंपाउंड्स को हीट किया जाता है दे गेट डिकम्पोज्ड ऑन एलिवेटेड टेम्परेचर. तो हमने थर्मल स्टेबिलिटी में इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है कि कोई कंपाउंड जो है वो किस हद तक टेम्परेचर को बियर कर सकता है विदाउट बीइंग डिकम्पोज्ड. इसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्बोनेट्स हैं ग्रुप 2 के, वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करते हैं, लेकिन एट अ वेरी एलिवेटेड टेम्परेचर दे गेट डिकम्पोज्ड और वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेलिवेंट कॉरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में, और इसके साथ वो जनरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास उन्होंने टेम्परेचर रेंज बताई हुई है. इसमें जो बेरियम कार्बोनेट है वो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी शो कर रहा है. 1360 डिग्री सेल्सियस तक वो एज बेरियम कार्बोनेट ही रहता है. और इस टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर अबव होगा इट गेट्स डिकम्पोज्ड एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू बेरियम ऑक्साइड एंड इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. एंड नेक्स्ट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2. नाइट्रेट्स जो हैं ग्रुप 2 के, जब भी ये हीट किए जाते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ये बनाते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स along with nitrogen dioxide and oxygen gas is liberated. Nitrogen dioxide can be recognized by its characteristic brown color. Next on this page number 40 we have an important topic, the different behavior of beryllium. Beryllium belong to group 2 but it shows somewhat different characteristics from its group members, and this is due to the very small size of beryllium. Beryllium is very harder element or harder metal of this group, and the metallic properties are less in beryllium as compared to other group members. Because its metallic properties are less, so the compounds of beryllium are mostly covalent in nature. Now we will discuss point by point the different behavior of beryllium. First is the hardness, and I have already told you that beryllium is the hardest element among all the elements of this group because of its smaller size. Next, due to its hardness, it has highest melting as well as boiling point. Next we will talk about the covalent compounds. As I have already told you that the structure of beryllium is very small, size of beryllium is very small, and due to its smaller size it does not lose electron very easily, so it cannot form ionic compound, preferably it form covalent compounds. And if we talk about the reaction with water, beryllium does not react with water. Even at elevated temperature it does not react with water. Next is reaction with hydrogen. हाइड्रोजन के साथ भी डायरेक्टली ये रिएक्ट करके हाइड्राइड नहीं बनाती, बल्कि उसके लिए जो है वो हमें इनडायरेक्टली बनाना पड़ता है इसको. नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन विद अल्कलीज. इट रिएक्ट्स विद अल्कलीज टू प्रोड्यूस बेरिलाइट. बेरिलाइट आर द साल्ट्स ऑफ बेरिलियम विद alkalis. Next, oxides. Beryllium oxide, it is an amphoteric oxide, as I have already told you. It can react both with acid as well as base, and when it will react with an acid it will become a base, and when it react with base it will become an acid. Next is the behavior of carbide. Carbides decompose in water and produce hydroxide, and methane gas is produced. On this page they have given the reaction of calcium carbide. Calcium carbide, when react with water, it produces calcium hydroxide and ethine. C2H2 is the formula of ethine. Next is given the behavior of nitrides. Beryllium nitride is volatile, while nitrides of the alkaline earth metals are non-volatile.
And this is very important point to note over here, that the group members of group 2 are known as alkaline earth metal. Next is the number of molecules of water of crystallization. बेरिलियम जो है वो एक बहुत स्मॉलर एटम है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये और इसका साइज़ जो है वो केटाइन का और स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो जो है वो इसमें आप ये जो है वो देख सकते हैं कि इसमें चूँकि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो इसमें जो है वो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसकी क्रिस्टल्स के साथ जो है वो अटैच हो सकती हैं आके, और वो जो है वो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन बेरिलियम जो है वो उसका साइज़ स्मॉलर होने की वजह से वो 4 से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच नहीं कर सकता। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैन बी अटैच्ड विद 1 बेरिलियम केटाइन. Next is formation of complex compound. Beryllium can जो है form complex compound, stable complex compound like beryllium fluoride. आप देख सकते हैं ये दिया हुआ इसके अंदर इसका बेरिलियम का complex compound. Next is group 4 elements. We will discuss group 4 elements in the next lecture. For today this is enough. Inshallah ta'ala we will discuss the properties and trend and properties of group 4th element in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. God bless you.